तो हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आईएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया आपके लिए डेली की तरह करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ, जो कि 17 बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आज 28 जून को देखेंगे हम लोग आसपास के क्या ऐसे न्यूज़ हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो गए आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन के फॉर्म में टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो ट्राई करिए पहला क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज कंप्लीटेड द फर्स्ट ट्रायल रन ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ऑन विच रिवर। ठीक है, अगर हिंदी में इसको रिपीट करूं मैं तो आपको बताना है भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का पहला ट्रायल रन पूरा किया जो किस नदी पर है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं ए गंगा, बी चेनाब, सी महानदी या डी यमुना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज बी चेनाब। ठीक है, तो चेनाब नदी पे ही आपकी इंडियन रेलवेज ने पहले फर्स्ट ट्रायल रन किया है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का। तो आइए थोड़ा सा हम जानते हैं इसके बारे और क्या इंफॉर्मेशन है। तो ये जो ब्रिज था, द ब्रिज वाज बिल्ट 359 मीटर्स अबव द चेनाब रिवर। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा है कि 109 फीट ऊपर चेनाब रिवर के इसको बनाया गया। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान क्या रखना है आपको कि चेनाब रिवर पे ये इंडियन रेलवे का ब्रिज बना है। ठीक है, कहाँ पे? चेनाब रिवर पे, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर में ये ब्रिज बना है एंड इट इज अबाउट 35 मीटर टॉलर देन एफिल टावर। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब समझ लो कि 35 मीटर टॉलर देन एफिल टावर से भी ऊंचा है ये। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है इस चीज का कि दिस इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियन रेलवेज, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होने वाला है चेनाब रिवर। और चेनाब रिवर कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द कास्ट सर्वे डेटा रिलीज्ड बाय बिहार गवर्नमेंट, which of the following religious community is the थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी इन बिहार? अगर मैं हिंदी में रिपीट करूं इसको, तो बिहार सरकार द्वारा जारी जाति सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय बिहार में तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है? आपके ऑप्शंस हैं ए बुद्धिस्ट, बी सिक्किम, सी मुस्लिम्स या डी जैन। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे बिहार में कास्ट सर्वे की और थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी का पूछा जाए आपसे, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा बुद्धिस्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट तीसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है। थोड़ा सा हम बिहार के कास्ट सर्वे को समझते हैं क्योंकि ये आने वाले 17 बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होगा। ठीक है, तो देखते हैं कास्ट सर्वे के बारे जो बिहार गवर्नमेंट ने इस बार करवाया था। तो कास्ट सर्वे ऑल्सो इंडिकेटेड, कास्ट सर्वे में क्या क्या निकल के आया बाहर, समझते हैं कि चीज़ों को। तो इसमें आया कि हिंदूज मेकअप 81%। तो कहीं ना कहीं 81% आबादी जो है टोटल आबादी की, वो हिंदूज हैं। ओके, आगे अगर देखें तो इस्लाम की अगर हम बात कर लें तो इस्लाम लगभग 17.70% है। 17.70% क्या है? इस्लाम है। फिर अगर हम बुद्धिज्म की बात करें जो कि तीसरी सबसे ज़्यादा है, जो कि आपके सवाल में पूछा गया था, तो बुद्धिज्म आपका 0.08% है। ठीक है, बुद्धिज्म कितना हो गया? 0.08%। आगे बात करें क्रिश्चियनिटी की, तो क्रिश्चियनिटी आपकी 0.06%। ओके, मतलब आपको बेसिकली याद रखना है कि देखो सबसे ऊपर हिंदुइज्म हो गया, हिंदू सबसे ज़्यादा है अगर बिहार में बात किया जाए तो। उसके बाद फिर इस्लाम है, ठीक है, फिर बुद्धिज्म है, फिर क्रिश्चियनिटी है, उसके बाद जैनिज्म का नंबर है। ओके, देन सिखिज्म एंड 0.13 एडियर टू अदर अनक्लासिफाइड रिलीजियस बिलीव्स। ठीक है, तो आप बेसिकली ध्यान रखना, टॉप 4 या 5 क्रोनोलॉजी में याद रख लो। हिंदू सबसे ज़्यादा, फिर इस्लाम, फिर बुद्धिस्ट, फिर क्रिश्चियंस, फिर जैनिज्म और फिर सिखिज्म। ओके, मूव करते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि द राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ प्रपोज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू। राइट टू डिस्कनेक्ट जो कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लेकर के आया है इस राइट को, इसका मतलब क्या है, इससे क्या आपको पता चलता है? तो देखो, इसका जो सही आंसर है राइट टू डिस्कनेक्ट का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज regulating the contract of employer regulating the contact of employer with employees other than the working hours। मतलब कि देखो, बोलने का मतलब ये है कि कहीं भी कोई काम करता हो
तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो कॉन्टैक्ट होगा भाई, जितना देर काम के लिए बोला गया है उतना ही देर रहेगा, बाकी और सब आवर्स के लिए वो जो एम्प्लॉय है वो फ्री रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में तो कुछ टाइम बाउंडेशन रहता है, ठीक है ना। तो टाइम बाउंडेशन जितना है काम करने का, उसी टाइम आप अपने एम्प्लॉय से काम करवा सकते हैं, उसके अलावा उस पर कोई भी आप बर्डन या कोई भी काम नहीं करवा सकते। ठीक है ना। तो यही है आपका राइट टू डिसकनेक्ट, मतलब कि 5 ऑफिस आवर्स के बाद आप डिसकनेक्ट हो जाओ, आप फ्री हो, अपने लीजर टाइम आप अपने आराम के टाइम स्पेंड कर सकते हो। ओके, आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट के बारे। तो राइट टू डिस्कनेक्ट रेफर्स टू पॉलिसीज दैट अलाउस एम्प्लॉयज टू रिफ्रेन फ्रॉम द वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन, मतलब जो भी काम रिलेटेड बातचीत है आप उनसे कोई मतलब नहीं रखना है आपको। ठीक है, आप क्या करोगे, आउटसाइड ऑफ द स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स आप फ्री हैं, आप अपना जो भी काम है कर सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐप्स हैं, कुछ पोर्टल्स हैं और उनके काम बताए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। पहला है डिजिटल संसद ऐप। तो इस बोला जा रहा है कि क्या क्वेश्चन क्या बोल रही है कि डिजिटल संसद ऐप जो है इट इज़ एन एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर कंप्लेंट्स रिगार्डिंग हाउस प्रोसीडिंग्स इन द न्यू पार्लियामेंट। तो कहीं ना कहीं क्या बोल रहा है डिजिटल संसद ऐप, क्या बोल रहा है कि इसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं जो भी हाउस प्रोसीडिंग्स है उसके बारे में। देखते हैं क्या होता है, अभी तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है, किसान ई मित्रा। किसान ई मित्रा के थ्रू क्या बोला जा रहा है कि इसमें क्या होगा कि पीएम प्रोवाइड्स इस क्विक एंड एक्यूरेट आंसर टू द क्वेश्चंस इनिशिएटेड फॉर द फार्मर, मतलब फार्मर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन को अगर इनिशिएट किया जा रहा है तो उससे रिलेटेड उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन दिया जाएगा। ये किसान ई मित्रा के बारे में बोला गया। ठीक है, आगे देखते हैं इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, इसके बारे में क्या बोला गया है, इट्स एक्ट्स एज अ वन स्टॉप डिजिटल इट एक्ट्स एज अ वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एआई रिलेटेड डेवलपमेंट्स इन इंडिया। तो आपको क्या लग रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या सब सही है या कुछ गलत है, कुछ अगर आप सोच पाओ इस चीज़ के बारे तो। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही नहीं है। तो देखो जो इसमें हम बात करेंगे जो सही नहीं है वो तुम्हारा ए गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या गलती है। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि डिजिटल संसद ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है ना, आप ऐसा कुछ कंप्लेंट आप रजिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ आप देख सकते हैं कि भाई किस तरह हाउस की प्रोसीडिंग्स होती है, पार्लियामेंट किस तरह काम करता है, लेकिन आप वहाँ पे कोई ऐसा कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी किसान ई मित्रा सही है, यहाँ पे आपको क्या है क्विक और एक्यूरेट आंसर्स मिलेगा कोई भी फार्मर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो। इंडिया एआई पोर्टल में इट एक्ट्स वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एआई रिलेटेड डेवलपमेंट्स इन इंडिया, एआई रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हो रही है उनके बारे यहाँ पे बताया गया है, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया ए। थोड़ा सा जान लेते हैं कि डिजिटल संसद ऐप क्या है एक्चुअली। तो देखो डिजिटल सांसद ऐप जो है वॉज लॉन्च टू मेक इट इजियर फॉर द पीपल, मतलब कि क्या इसको क्यों लॉन्च किया गया था, ताकि जो भी लोग हैं वो आराम से वो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को देख पाए, समझ पाए। ठीक है ना, बहुत लोगों में ऐसा क्रेज होता है ना कि पार्लियामेंट में किस तरह काम चलता है उसको जाने, वो देखें, है ना। अभी तो और लोकसभा इस बार नया लोकसभा सेट हुआ है, तो भाई इसमें तो और पब्लिक का थोड़ा सा क्रेज बढ़ा हुआ है ना। उसी को जानने के लिए समझने के लिए तुम्हारा डिजिटल सांसद ऐप लाया गया है। ठीक है, द ऐप इज अवेलेबल इन बोथ एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म। ठीक है, इट कैरीज ऑल द मेजर कंटेंट ऑफ इंटरलिंक्ड पोर्टल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड है उन सबको ये कोशिश करेगा जो भी कंटेंट प्रोवाइडेड है उनको डिस्प्ले करने का। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें और क्या है इस ऐप के बारे में। द ऐप ऑफर्स 360 डिग्री व्यू, सांसद ऐप और क्या करेगा, 360 व्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज, किस तरह लेजिस्लेचर में किस तरह काम चलता है, ठीक किस तरह कानून बनाया जाता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग्स इन द करंट हाउस, मतलब पार्लियामेंट में जो भी काम जो भी प्रोसीडिंग्स हो रहा है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, इट विल हेल्प पीपल इन असेसिंग आर्काइवल डाटा, कुछ भी अगर आर्काइव से कुछ भी डाटा अगर पार्लियामेंट से रिलेटेड है तो आप वहाँ पे उस चीज़ को भी देख सकते समझ सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, पीपल वुड ऑल्सो बी एबल टू असेस स्पीचेस एंड डिबेट्स। बहुत लोगों को होता है ना कि आखिर अपने लीडर का भाषण सुनने का उनको मन करता है कि अच्छा इसने क्या बोला, कैसे बोला, तो वो सारे चीज़ उसमें रिकॉर्ड रहेंगे, आप चाहें सांसद ऐप से इस चीज़ को देख सकते हैं। ओके, लेकिन आप कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है ना, जो कि में मेंशन वो स्टेटमेंट गलत हो गया। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको बताना है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द
प्रेरणा स्थल इन द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। अभी पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में हाल ही में जो प्रेरणा स्थल बना है तो उसको किसने इनॉग्रेट किया है, ठीक है। और स्टैचूज ऑफ फ्रीडम फाइटर, उसमें क्या है, स्टैचूज ऑफ फ्रीडम फाइटर है और अदर आइकॉन जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं देश के, तो वहाँ पे उनका वहाँ पे स्टैचू लगाया गया है। आपको बताना है कि अभी हाल ही में प्रेरणा स्थल का इनॉग्रेशन किस पर्सनालिटी ने या किस पोस्ट होल्डर ने किया था। आपके ऑप्शंस है ए नरेंद्र मोदी जी, बी जगदीप धनखड़ जी, या फिर सी रामनाथ कोविंद जी, या डी द्रौपदी मुर्मू जी। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जगदीप धनखड़ जी ने अभी हाल ही में आपका पार्लियामेंट में इस चीज का इनॉग्रेशन किया था, प्रेरणा स्थल का, ठीक है। ध्यान रहेगा आपको, याद रखना इस चीज को। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आपको बताना है हु हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई डिप्लोमैट विक्टोरिया शी। तो अभी वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लोमैट विक्टोरिया शी किस देश ने लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है ए ओमान, बी नॉर्थ कोरिया, सी यूनाइटेड अरब इमारेट्स, या डी यूक्रेन। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है डी यूक्रेन। अभी हाल ही में देखा गया कि यूक्रेन ने अपना फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लोमैट, मतलब समझ लो कि ग्लोबल लेवल पे जियोपॉलिटिकल टॉक्स करने के लिए एक डिप्लोमैट रखा गया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। और इसको किस कंट्री ने लेकर, कौन सी कंट्री लेकर के आई है, वो है यूक्रेन, ठीक है। तो अपने में बहुत ही न्यू न्यूज़ है ये, ओके। इस तरह का पहले कोई कंट्री नहीं किया, तो आप जरूर से इसको ध्यान से इसको नोट डाउन कर लेना, ओके। थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं विक्टोरिया शी के बारे। तो देखो विक्टोरिया शी जो है द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिप्लोमैट, मैंने आपको बताया कोई कंट्री नहीं किया है ऐसा अभी, और ये फर्स्ट कंट्री है यूक्रेन जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिप्लोमैट बनाया है, जिसका नाम क्या है, विक्टोरिया शी, ओके। आगे बात करें तो यूक्रेन हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय डिप्लॉइंग वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लोमेट। सही बात है, अपने में इतिहास रच दिया एक तरह से यूक्रेन ने कि अभी तक किसी देश ने ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके कोई ऐसा रोबोट डिप्लोमैट नहीं बनाया था, ठीक है। ये पहली बार यूक्रेन ने किया, ओके। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बताना आपको व्हेन विल द न्यू क्रिमिनल लॉस, व्हेन विल द न्यू क्रिमिनल लॉस भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम कम इनटू फोर्स। तो अभी जो 3 नियम बने थे तुम्हारे नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इनको कब से इन्फोर्स किया जाएगा, कब से इनको फोर्स में लाया जाएगा। आपके ऑप्शन है जनवरी 1 2024, अप्रैल 1 2024, जुलाई 1 2024 और अक्टूबर 1 2024। तो देखो इसका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका वो है जुलाई 1 2024 से इन सारे अधिनियमों को लागू किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप जरूर से ध्यान रखना कि जो भी तुम्हारे भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय सुरक्षा संहिता है या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो 1 जुलाई से इन्फोर्स में आने वाले हैं, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग। तो न्यू क्रिमिनल लॉस, जो भी नए क्रिमिनल कानून बने हैं, क्रिमिनल लॉस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब कब से लागू होने वाले हैं, जुलाई 1 2024 से। तो थोड़ा सा ध्यान से रहना आप लोग, ठीक है ना। ये जो भी नए नियम है इसको एक बार जरूर थोड़ा बहुत ऊपर ही सही थोड़ा गाइडलाइंस जरूर देखो कि आखिर क्या बदलाव चेंज हुआ है, किस तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या फिर आईपीसी को बदल करके अब ये सब नए तरीके से डील किया जाएगा किसी भी आईपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, ठीक है। और वो 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाला है। आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट्स आर बीइंग रिप्लेस्ड, ठीक है। तो इन सब आईपीसी, सीआरपीसी को सबको रिप्लेस कर दिया जाएगा। हो सकता है घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि आईपीसी, सीआरपीसी या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट को कब से रिप्लेस किया जा रहा है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जुलाई 1 2024, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एक तरह से हमारा टॉपिक ही हो जाता है, ठीक है। आप क्वेश्चन कर लो तो आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्या है इसमें, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुशील कुमार मोदी। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी न्यूज़ में भी रहा है, तो आपको जानना है कि भाई सुशील कुमार मोदी से रिलेटेड सारी चीज़ों आप अपना ब्रशअप कर लो। इस क्वेश्चन के थ्रू आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ही वॉज द 3rd डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। क्या वो बिहार के तीसरे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फ्रॉम 1996 टू 2004
ही वॉज द लीडर ऑफ ओपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 1996 से 2004 तक वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या ये सही है या नहीं, देखते हैं हम लोग। और तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही वाज अ राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। तो इन तीनों स्टेटमेंट में आपको क्या लग रहा है, क्या सारे स्टेटमेंट सही हैं या कि कोई एक दो स्टेटमेंट सही है या फिर तीनों ही स्टेटमेंट गलत है? एक बार आप लोग सोचो इस चीज़ के बारे में। देखो, ये क्वेश्चन एक तरह से इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों को सुशील कुमार मोदी जी के बारे। तो यहाँ पे जो आंसर है वो इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सभी तीनों कथन सत्य हैं। तो इसको जान लो, एग्जाम में हो सकता है इससे इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। पहला स्टेटमेंट सही है, ही वॉज द थर्ड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम 1996 टू 2004 ही वॉज द लीडर ऑफ अपोजिशन, वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे तुम्हारे 1996 से 2004 तक, ठीक है, इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उनके निधन के समय, ही वाज द राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। ओके, तो इन तीनों स्टेटमेंट को आप नोट डाउन कर लो, मे बी कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में देखने मिल सकता है। ओके, मूव करते हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही न्यूज़ था आपके लिए। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम इस सेशन को कवर करते हैं ताकि आप डेली कुछ समय में कुछ न्यूज़ को नोट डाउन कर लें और एट द एंड ऑफ द वीक और एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स हो जाएंगे। ओके, मिलते हैं इसी तरह के शॉर्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।